नमस्कार दोस्तों। जैसे हम बात कर रहे थे अपनी खेती अपने बीज मुहिम की कि देसी बीज जो है किसान को अपने पैदा करने चाहिए, उसी की खेती करनी चाहिए और तभी किसान जो है वो आत्मनिर्भर बन सकता है। तो जैसे इस पौधे पे हमने दिखाया था आपको कि यहाँ तक भिंडियाँ हमने खा ली थी, ये निशानी के लिए छोड़ी थी, और ये 2 भिंडियाँ जो है जो इसके बाद वाली हैं, तो ये प्योर सीड है। हमने इसकी पॉलिनेशन कंट्रोल की थी। तो आज हम बात करेंगे हाइब्रिडाइजेशन की, कि संकर बीज हैं, दोगले बीज हैं, अलग अलग भाषा में अलग अलग शब्द हैं। तो हाइब्रिड सभी कॉमन समझते हैं कि हाइब्रिड होता क्या है, नॉर्मली तो सबको पता ही है। तो ये जैसे यहाँ पे ये एक किस्म है और ये दूसरी किस्म आप देख सकते हैं। इसका रंग गहरा हरा है, इसका जो है वो लाइट ग्रीन है। तो ये 2 अलग अलग किस्में हैं। तो इसमें अगर क्रॉस पोलिनेशन हो जाती है, तो पॉलिनेशन का भी आपको बताया था कि ये भिंडी का फूल है, तो इस पर शायद परागकण लग चुके हैं। ये आप लाल के ऊपर हल्का हल्का पीला सा देख रहे हैं। तो साइडों में जो है पीले रंग के जो फूल के अंदर, ये जो बाहर पीले रंग के हैं ये नर हैं, और यहाँ से ये मादा फूल के अंदर जाते हैं, फिर ये गोब में जाके भिंडी बना देते हैं। तो इसको कंट्रोल कर लोगे अगर पॉलिनेशन को, तो प्योरिटी बनी रहेगी। हाइब्रिडाइजेशन किसान घबराते हैं, डरते हैं कि हाइब्रिड का नाम सुन लिया कि ये तो देसी है, बीज ख़त्म हो जाएंगे। लेकिन कुदरत में किसान ने तो अभी कुछ साल पहले ही, कुछ साल मतलब 1 सदी पहला, आज से 100 साल के करीब पहले ये शुरू हुआ था जो हाइब्रिड का काम था। तो तब जो हाइब्रिड थे वो हाइब्रिड जो हैं वो ऐसे ही नॉन टर्मिनेटेड नहीं थे वो, मतलब कि अगर उसको आगे बीजोगे तो वो फसल उससे पैदा होती थी। तो हाइब्रिडाइजेशन से होता क्या है, ये कब इसका खोज हुई, क्या होता है कि एक तो हाइब्रिडाइजेशन है कि बड़ी सिलेक्शन करके हाइब्रिडाइजेशन की है। उसको इस तरीके से की है कि उससे जो बीज पैदा हुआ है वो अगली बार बीज बीज पैदा नहीं होगा, या फिर पौधे तो पैदा हो जाएंगे, फल अच्छे से नहीं लगेगा। तो इसकी शुरुआत आज से करीबन 160-70 साल पहले हुई थी, 19वीं सदी के मध्य में। तो एक साइंटिस्ट थे, बायोलॉजिस्ट, मैथमेटिशियन थे, ग्रेगर मेंडल उनका नाम था। तो उन्होंने ये चीज़ें ऑब्ज़र्व की। पीले और ऑस्ट्रिया के थे वो, यूरोप में, कि पीले और हरे मटर का उन्होंने क्रॉसिंग की। तो उस क्रॉसिंग में क्या देखा उन्होंने कि ये 4 हिस्सों में उसकी जो आगे रिज़ल्ट आया, मतलब जो अगली जनरेशन थी, तो जो डोमिनेंट जीन होता है, जैसे हरा तो नॉर्मल होता है, तो पीला एक डोमिनेंट जीन हो गया। तो 3 में तो जो है वो पीले रंग के मटर जो हैं, वो पीले रंग की फलियां हैं, पीले रंग के मटर लगे। 1 में वो हरे रंग का आया। तो डोमिनेंट जीन मतलब जो भी क्वालिटी एक पेरेंट में होती है वो 3-1 की रेशो में आगे चलती है। 3 जनरेशन जो है वो डोमिनेंट है और 1 जनरेशन जो है वो नॉन डोमिनेंट आती है। लेकिन इसमें ऐसा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल जो है वो नहीं है कि पहले 3 आएंगी उसके बाद चौथी आएगी। तो काफ़ी उसके बाद पिछले 1 सदी में जब शुरू हुआ तो सुधार भी हुआ है। तो उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए फूलों पे, मटर पे तो करीबन 30,000 पौधों पे उन्होंने एक्सपेरिमेंट किए कि एक का फूल निकाल के दूसरे में पोलिनेशन करवाया। तो जो डोमिनेंट थे वो जो है उनकी ज़्यादा पैदावार हुई है, मतलब वो गिनती ज़्यादा हुई है उनकी।
तो वहाँ से वो सारा कुछ शुरू होता है। तो यहाँ दिक्कत ये आती है कि अगर आपके खेत में कोई देसी वैरायटी लगी है और साथ वाले खेत में या आपके ही खेत में दूसरी जगह पे आपने कोई हाइब्रिड लगा रखी है, तो उसकी अगर क्रॉस पोलिनेशन हो जाती है तो आपकी देसी वैरायटी जो है वो उसका जो आगे प्योरिटी है वो डिस्टर्ब होती है, उसके गुण जो है वो बदल जाते हैं। तो कौन सी डोमिनेंट है ये उस पर निर्भर करता है। तो ज़्यादातर देखा गया है कि वो अगर करते हैं तो हाइब्रिड वाला, क्योंकि वो ऐसे सिलेक्शन की होती है उनकी, बहुत साल लगा के तैयार किया होता है कि उससे पैदावार ज़्यादा होती है और बीज जो है उसकी अगली जनरेशन के लिए प्रॉपरली तैयार नहीं होता है। तो अगर हमारे पास सभी जगह जैसे ये 2 वैरायटियाँ हैं, तो अगर ये दोनों की देसी वैरायटियाँ क्रॉस पोलिनेट भी हो जाएंगी तो जो एंड रिज़ल्ट होगा वो हाइब्रिड होगा, लेकिन 2 देसी किस्मों का, जो कुदरत में शुरू से होता है। क्योंकि इंसान तो अभी पैदा हुआ है कुछ लाख साल पहले, उससे पहले तो इतने लाख खेती भी ज़्यादा देर नहीं हुई, 10, 12, 15 हज़ार साल पहले। विज्ञान जिसको हम बोलते हैं वो भी 100, 150, 200 साल पहले ही ये पैदा हुआ है, जिसने पूरा हड़कंप मचा रखा है। तो ये जो क्रॉसिंग है, क्रॉस पोलिनेशन है, परपरागण है, तो 2 देसी किस्मों में हो जाएगा तो एक और नई तरह की किस्म जो है वो पैदा हो जाएगी। तो किस्म की जो प्योरिटी है वो आपको मोटे मोटे 3-4 पैरामीटर उसके होते हैं। एक तो होता है उसकी जो बेसिक है शेप, कि जो पिछले साल आपने लगाया था उससे बीज तैयार किया, उसके बाद शेप कैसी बन रही है। दूसरा उसका कलर होता है, फिर टेक्सचर होता है, टेक्सचर के बाद फिर टेस्ट आता है, फिर और बारीकी में होता है कि प्लांट की हाइट कितनी जा रही है, कितने उसमें फ्रूट सेटिंग कब हो रही है, कितने फ्रूट उसमें लग रहे हैं, पैदावार जो है। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी होती हैं। इसीलिए जो अच्छा बीज पैदा करना चाहते हैं किसान, वो प्योरिटी की गारंटी रखता है, क्योंकि कौन सा जीन डोमिनेट होगा वो आपकी बेशक एक ऐसी देसी से हाइब्रिड किस्म तैयार हो जाएगी जो अगले साल भी पैदा होगी, लेकिन उसकी शेप और सारा कुछ वो अलग से होगा। तो ये सब आप नॉर्मली पता नहीं चलता है, क्योंकि हम सब ज़्यादातर किसान जो है वो हाइब्रिड ही यूज़ करते हैं। और बहुत बार हमने देखा होगा कि आपने देखा होगा जैसे जो देसी बीज किसान पैदा भी करते हैं वो पॉलिनेशन का ध्यान नहीं रखते, तो धीरे धीरे जो है वो क्वालिटी जो है वो डिटीरियरेट होनी शुरू हो जाती है। तो इसीलिए ये ध्यान रखना चाहिए। तो हमने जैसे ये 2 लाइनें हैं, एक तरफ एक किस्म है, दूसरी तरफ ये दूसरी किस्म है। तो यहाँ पे हमने तो बिल्कुल मिक्स लगा रखा है, इसकी तो हमने पॉलिनेशन चेक की है। जैसे कि ये, हाँ, इसका काफ़ी बीज हमने दिया, सम जॉइंट है। तो ये शेप, साइज़, सब कुछ जो है वो आपको बता देता है कि ये इसमें कुछ क्रॉसिंग हुई है या नहीं हुई है। तो आप इस तरीके से इसको समझ सकते हैं। तो ये जो साइंस है, जो ग्रेगर मेंडल जो साइंटिस्ट थे उन्होंने इन्वेंट किया था, उनको फादर ऑफ जेनेटिक्स भी कहा जाता है। ये सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है, पौधों तक सीमित नहीं रही है। पशुओं में आप जानती हो जो ब्रीडिंग है, जिसमें गाय का ख़ास तौर पे, भेड़ का, और भी जो पशु हैं उनमें ये हो रहा है, चल रहा है। अभी तो इंसानों में तो हम देख ही रहे हैं कि जो मिक्स ब्रीडिंग अभी हो रही है, थोड़ा बहुत जाति प्रथा, धर्म जो है वो, देश, रंग, तो ऐसे भेद टूट रहे हैं। तो बच्चों में आप देख सकते हो, आसानी से समझा जा सकता है। तो कई बार आपने देखा होगा कि माँ बाप की हाइट उतनी नहीं होती है, लेकिन बच्चे बहुत लंबे हो जाते हैं। तो फादर की तरफ से उतनी हाइट का कोई नहीं होता है,
लेकिन जब आप मदर की साइड से देखोगे तो वहाँ पता चलेगा कि वहाँ पे हाइट जो मतलब बच्चों के नाना हैं नानी हैं उनकी हाइट ज़्यादा होगी, या उनके परिवार में जो आगे पीढ़ी है उसकी हाइट ज़्यादा होगी। तो जो 3:1 की रेशो है कि 3 डोमिनेंट जीन और 1 नॉन डोमिनेंट जीन जो है, तो वो रेशो चलती रहती है। हो सकता है ये दूसरी जनरेशन में आ गया, तीसरी, कब उसका इफ़ेक्ट आता है ये उस पर डिपेंड करता है। तो आप रंग देख सकते हो कि अपने भी कि चेहरे के हाव भाव, दांत और आँखें बहुत प्रोमिनेंट होती हैं, माथा बहुत प्रोमिनेंट होता है। तो ये चीज़ें हाइट और ये चेहरे के जो जो उसके दिख है, जो जैसे वो दिखता है, वो एक सबसे बड़ा प्रमाण है इसका, जो हाइब्रिडेशन का। तो अगर कुदरती तरीके से कुदरती देसी किस्मों में हाइब्रिडाइजेशन हो रही है तो कोई दिक्कत वाली इतनी बात तो नहीं है कि और नई किस्म पैदा हो जाएगी, बट स्टिल प्योरिटी मेंटेन रखनी चाहिए। लेकिन अगर हाइब्रिड के साथ और बहुत ख़तरनाक जो है वो है जीएम, अगर उसके साथ हाइब्रिडाइजेशन होती है तो किसान के पास बीज जो है वो ख़त्म हो जाएगा। आपने बहुत सारी न्यूज़ आपने सुनी होंगी, बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री देखी होंगी कि कैसे मोनसेंटो ने जो अमेरिका में बहुत सारे जो मक्की के, सोयाबीन के, सरसों के जो किसान हैं, कॉटन के किसान हैं जो अपने बीज पैदा करते थे, तो उन पे केस कर दिए। क्योंकि एक खेत में किसान की किस्म लगी होती थी, एक खेत में मोनसेंटो की, तो हवा से क्रॉस से मक्खियों से क्रॉस पोलिनेशन हो जाती थी। वो लैब में वो टेस्ट करते थे तो उसमें उनका जीन जो बीटी जीन है जो होता तो कुदरती पैदा है, अवेलेबल है, तो बहुत सारे केस करते थे कि अपने बीज ही कैसे पैदा कर लिए। तो 3:1 की रेशो होती है, तो हो सकता है कुछ बीज जो है वो नॉन डोमिनेंट के बाहर आ जाएं। तो अभी 2-3 साल पहले आपने गुजरात में भी सुना होगा कि पेप्सी को ने कैसे केस किया था किसानों के ऊपर। वो चलो सरकार की इंटरवेंशन से, दखलंदाजी से वो मसला ख़त्म हो गया, सुलझ गया। तो अगर हर तरफ देसी बीज होंगे तो अगर उसमें क्रॉस पोलिनेशन हो भी जाती है तो इतना डर नहीं है। लेकिन हाइब्रिडाइजेशन ऐसी चीज़ है कि अगर हाइब्रिड के साथ देसी की क्रॉस पोलिनेशन हो गई, जीएम के साथ क्रॉस पोलिनेशन हो गई, तो हमारे बीज जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, या फिर किसान जो है वो 100% कंपनियों पर निर्भर हो जाएगा। जो बीटी बीज है, जीएम बीज हैं, उसका बहुत से लोग कहते हैं कि ये तो विज्ञान है। तो विज्ञान की सियासत भी साथ साथ में उसका बिज़नेस भी समझना चाहिए। तो भारत में जितने बीटी बीज, जीएम बीज इंट्रोड्यूस किए गए हैं अभी तक, जैसे कॉटन किया गया और सिफारिश की जा रही है, और भी वो ज़्यादातर हाइब्रिड पे किए जा रहे हैं, जो टर्मिनेटेड होते हैं कि आगे उसका बीज नहीं पैदा किया जा सकता। और जो जीएम हैं, जैसे हमारे पीएयू के साइंटिस्ट भी कहते हैं कि हमने भी तैयार किया, हमें अलाउ कीजिए, तो उसका पेटेंट है। तो जिस कंपनी के पास पेटेंट है उसकी मर्ज़ी के बिना कोई बीज पैदा नहीं कर सकता। तो ये एक यूनिवर्सल सिस्टम है। यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट जो हैं वो खुद बहुत सारी चीज़ें पेटेंट करते हैं। जैसे एक अभी शायद गन्ने का जूस बोतल में पैक करने की टेक्नोलॉजी है, वो पीएयू है, वो किसानों को टेक्नोलॉजी फ्री में नहीं देते हैं जैसे बाकी टेक्नोलॉजी दी जाती है, उसके पैसे लिए जाते हैं, उसके लिए एक एग्रीमेंट साइन किया जाता है। तो अगर पीएयू अपने किसानों के साथ एक साधारण सी टेक्नोलॉजी उसके लिए एग्रीमेंट कर रहे हैं, साइंटिस्ट कह रहे हैं कि हमने काम किया है, इसकी रॉयल्टी मिलनी चाहिए जो खोज की है, तो एक कंपनी जो है उसका कैसे आप सोच सकते हो कि इतनी आसानी से वो कंपनी कह दे कि ठीक है आप हमारी टेक्नोलॉजी खुलेआम यूज़ कर सकते हैं। सो जीएम में ये 2 सबसे बड़े कैच हैं जो किसानों को इससे सावधान रहने की ज़रूरत है कि आप 100% निर्भर बन जाओगे। और जो कॉटन की खेती करते हैं किसान, वो जानते हैं कि कॉटन का मोर देन 95% बीज जो इंडिया में है, पूरे इंडिया में, तो वो सारे का सारा बीटी हो गया है। तो ऐसा भ्रम सब कुछ वो डाला गया है कि सिर्फ कंपनी का बीज ही किसान के पास आ रहा है। तो इसीलिए आपको देसी बीज बचाने हैं और प्योरिटी इसकी मेंटेन करनी है। तो साइंस आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। आज इंटरनेट के ज़माने में, यूट्यूब, गूगल के ज़माने में, चैट जीपीटी के ज़माने में, अगर कोई ये एक बात कहे
कि उनको विज्ञान नहीं आता है, उनको विज्ञान नहीं पता है, तो ये अपनी ही नालायकी होगी और उससे भी बड़े नालायकी से भी बड़े बेशर्मी होगी कि हम जानकारी लेना नहीं चाहते। तो ये जानकारियाँ ज़रूर लीजिए। अगर कोई आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप अपने साइंटिस्ट टीचर, जो साइंस के टीचर्स हैं, जो बायोलॉजी पढ़ाते हैं, स्कूल में होते हैं, हाई स्कूल में भी आपको मिल जाएंगे, कॉलेज में प्रोफेसर हैं, तो आप उनसे चर्चा कर सकते हैं। तो आप डिपार्टमेंट में ऑफिसर्स, साइंटिस्ट हैं, किसी से भी बात कर सकते हैं, इंटरनेट से जानकारी ले सकते हैं। तो इसीलिए इम्पोर्टेंट है कि बीज जो है किसान को अपने पैदा करने चाहिए, तभी किसान जो है वो आत्मनिर्भर बन पाएगा। और जो विज्ञान की ये सियासत चल रही है, विज्ञान का जो ख़तरनाक बिज़नेस चल रहा है, उससे आप बच सकते हैं। धन्यवाद।